यहाँ पे सिंपल मैंने लॉग करवा दिया टाइप ऑफ और सिंपल मैं डेट को चेक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आगे मैंने रिफ़्रेश किया, इसकी टाइप हमें ऑब्जेक्ट मिल रही है। अभी के लिए आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्या समझा हुआ है कि एक ऐसा डेटा जिसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मोबाइल की हम एग्ज़ाम्पल ले लें, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कलर क्या है, उसका जो है ना एलईडी का साइज़ क्या है, स्क्रीन साइज़ बेसिकली क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद है। इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मिसाल लें, आप फ़ैन की मिसाल ले लें। फ़ैन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कौन से ब्रांड का है ये, कौन से कलर का फ़ैन है ये। तो इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मिसाल लें, उसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें एक अदद ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारा डेटा मौजूद होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं चेक करूँ कि इसके अंदर जो चीज़ मुझे रिटर्न हो रही है वो क्या क्या हो रही है। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, ये मुझे डे बता रहा है, आज दिन कौन सा चल रहा है। उसके बाद ये मुझे ये क्या बता रहा है, मंथ बता रहा है। फिर उसके बाद ये डेट बता रहा है, उसके बाद फुल ईयर बता रहा है, उसके बाद आवर है, मिनट है, सेकेंड्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें मज़ीद गेट की जा सकती हैं। सिंपल क्या तरीका था गेट करने का, आप सिंपल गेट टाइम कर सकते हैं, गेट डेट कर सकते हैं, गेट मंथ्स, गेट आवर, गेट मिली सेकेंड्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं काम करता हूँ डेट डॉट मंथ करता हूँ, सही है भाई, डेट डॉट गेट मंथ। अभी बताओ कौन सा नंबर मिलना चाहिए। हाँ भाई, कौन सा नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे जो मंथ अभी चल रहा है ना वो 4 चल रहा है हमारे पास, 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा हमारे पास मंथ का स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है। अच्छा, मैं गेट डेट कर देता हूँ, क्या मिलना चाहिए। डेट आज जो है वो है 27 मिलेगा, सही है। अच्छा, गेट फुल ईयर से क्या मिलेगा, 2025 या 26, 2026 बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो सब सही था। अब मैं गेट टाइम करता हूँ, क्या मिलेगा। अभी तक का मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, ठीक है। 1 जनवरी 1970 मिडनाइट से लेकर अभी तक का मिली सेकेंड, कितने मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे ये नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये नंबर चेंज होना चाहिए। दोबारा से मैंने रिफ़्रेश किया, ये नंबर हमारे पास चेंज हो रहा है। क्यों हर पल चेंज हो रहा है, क्योंकि बेसिकली ये मिली सेकेंड्स है, ये हर पल नंबर आपको दूसरा या तो पिछले वाले से ज़्यादा नंबर दिखाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर को जो है ना एक अदद वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल या इसका नाम रखते हैं डेट टाइम, सही है। इसके अंदर जस्ट मैंने डेट टाइम इसका नाम रखा हुआ है और उसके अंदर मैं डेट डॉट गेट टाइम कर रहा हूँ, सही है। अभी बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं लॉग करवा सकता हूँ इस डेट टाइम को। क्या मिलना चाहिए हमें, जो भी मिली सेकेंड्स बेसिकली आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने रिफ़्रेश किया, ये बेसिकली हर दफ़ा मुझे चेंज नंबर दे रहा है, क्योंकि हर दफ़ा उसको कोई दूसरा मिली सेकेंड मिल रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल मैं और बनाता हूँ, सही है। मैंने एक वेरिएबल और बनाया, वेरिएबल डेट टाइम 2, और इसके अंदर जस्ट मैं एक काम करता हूँ डेट डॉट गेट टाइम, सही है। डेट डॉट गेट टाइम मैंने किया और यहाँ पे मैं सिंपल डेट टाइम से माइनस करवा देता हूँ डेट टाइम 2 को। मतलब क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, 0 आएगा, ये कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी। हाँ हाँ बोलो। हाँ सही है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन जो है ना और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की थी। और मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आ क्या रहा है। यहाँ पे सिंपल मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है,
ज़ीरो आ रहा है। अब बोलोगे सर लास्ट क्लास में जब हमने ऐसा किया था उस टाइम तो ज़ीरो नहीं आ रहा था, जब हमने वेरिएबल बनाया था थोड़ी देर के बाद दूसरा वेरिएबल बनाया था तो बेसिकली क्या हो रहा था, उन दोनों का डिफरेंस आ रहा था। अच्छा, हो सकता है मैंने कुछ ऐसा काम किया हो कि सिंपल यहाँ पे जो है ना, इसके लिए मैंने अलग से न्यू डेट कॉल कर दिया, वेरिएबल डेट टू न्यू डेट, सही है। और यहाँ पे मैं डेट टू से निकाल लूँगा दूसरे वाले का टाइम, सही है। अभी कुछ होना चाहिए यहाँ पे, अभी कोई माइनस में या प्लस में वैल्यू। हाँ भाई रफ़ाकत, हाँ भाई जैन, क्या आना चाहिए अभी? अच्छा ज़ीरो नहीं आएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ये बेसिकली जी हाँ बिल्कुल, दोनों वेरिएबल एक ही टाइम पे चल रहे हैं। देखो इस चीज़ को आप प्रॉपर समझो कि यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश कर रहा हूँ ये सारा का सारा कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सारा का सारा कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है हमारे पास दोबारा से, और ये सब कुछ एक ही टाइम पे चल रहा है। किस टाइम पे? जब मैंने रिफ़्रेश किया है, तो उसी टाइम पे ये वेरिएबल भी बना होगा और ये वेरिएबल भी बना होगा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो लास्ट क्लास में ऐसा इसलिए हो रहा था कि बेसिकली वो वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया था, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे कहीं पे भी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था। ये सारी ये वाली जो कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ रही थी। क्लास के बाद मुझसे कुछ स्टूडेंट ने सवालात किया था, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो अभी मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं कंसोल के ऊपर मौजूद हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका console.log है ना, इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ को कमेंट कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ नहीं है मैंने। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल a इक्वल टू न्यू डेट, सही है। अच्छा, a के अंदर क्या होगा, न्यू डेट बेसिकली मैंने कॉल किया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें a के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, a को चेक करता हूँ, तो a के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है, कोई मसले की बात। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो 58 सेकंड है ना, अब मैं दोबारा से a को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है, 58 सेकंड। ये कॉल करने में कम से कम 1 सेकंड तो मैंने लगाया होगा ना, अभी ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? अब जब हम वहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर मैंने यही काम किया होता और जब मैं यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करता तो चेंज हो जाता। यही काम चल रहा था पहले दिन से। अभी बेसिकली मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं किया है, बात समझ में आ रही है। सिंपल console.log में मैं एक ही वैल्यू चेक कर रहा हूँ, देखो अभी भी क्या आ रहा है, वही सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, रिफ़्रेश अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ना तो ये सब कुछ यहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि कोड में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये सब कुछ एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेगा, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और ये सब कुछ यहाँ से चला जाएगा। ये बेसिकली अभी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया और एक अदद यहाँ पे जो है ना वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये वाला डेटा स्टोर कर दिया। अब मैं जितने देर के बाद भी न्यू डेट को कॉल करूँगा ना, तो उस टाइम पे हमारे पास करंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल और बनाया, वेरिएबल b इक्वल टू न्यू डेट, सही है। अब b को मैं चेक करता हूँ, देखो b के अंदर टाइम डिफरेंट है, b के अंदर बेसिकली अब करंट टाइम चल रहा है। अब अगर मैं b को दोबारा से चेक करूँगा तो हमेशा यहाँ पे b के अंदर यही वाला टाइम होने वाला है, बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे कभी भी मैं इसको रिफ़्रेश अभी नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है रिफ़्रेश करने से क्या होगा, ये वाला कोड चल जाएगा, सही है। अभी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कहीं पे भी कोड हमारा रीरन नहीं हो रहा है। एक चीज़ ऑलरेडी मेमोरी के अंदर हमने बना दी, आगे हम काम करते जा रहे हैं, कहीं पे भी मैंने कोई रिफ़्रेश वाला काम नहीं किया। ये चीज़ आप जहन में बैठा लो, जब भी आप रिफ़्रेश करते हो ना तो ये ब्राउज़र का सारा डेटा चला जाता है। अगर आप चाहते हो डेटा रिमूव ना हो तो उसके लिए फिर आप लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हो, सही है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने लोकल स्टोरेज पढ़ा हुआ है प्रीवियस बैचेस में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना पता है कि हमारा कोड रीरन होगा तो वो सारा डेटा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर मैं ए को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 13:20 ये टाइम आ रहा है। अगर मैं बी को चेक करूँगा तो यहाँ पे 13:22 आ रहा है। इसका मतलब 2 मिनट का डिफरेंस है। ये दोनों डिफरेंस कैलकुलेट मैं किस तरह से कर सकता हूँ, किसको,
ए और बी को माइनस कैसे करूँगा, दोनों तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए भी ऑब्जेक्ट है बी भी ऑब्जेक्ट है, दोनों कोई नंबर थोड़ी है कि मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा दूंगा। क्या करूँगा, गेट, हाँ दोनों को गेट टाइम करूँगा और दोनों के नंबर को माइनस कर दूंगा, एक बेसिकली मिली सेकेंड आ जाएगा। सही है, वो मिली सेकेंड से दोनों का डिफरेंस होगा। फिर मिली सेकेंड को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, डिवाइड बाय 1000। फिर उसके बाद मिनट्स को अगर मैं 2 मिनट आ रहा है चेक करना है तो मैं डिवाइड बाय 60 भी कर लूँगा। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला काम होता है। अभी ये समझाने का मकसद ये है कि लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कराई थी और उस टाइम पे किसी ने भी ये सवाल पूछा नहीं और क्लास के बाद जो ना कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो अभी मैंने ये चीज़ बता दी, अभी सब क्लियर है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया ना तो ये सब कुछ चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ए को, क्या कह रहा है ये, ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए को ये जानता ही नहीं है। हाँ अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया ना वेरिएबल ए, अब मैं ए को चेक करूँगा तो अनडिफाइंड देगा, क्योंकि ये ए को जानता है, ए के अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है। अभी मैंने यहाँ से क्लियर किया है, ए अनडिफाइंड मिलेगा या नॉट डिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली हम टेस्टिंग के लिए कंसोल का यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इफ वगैरह ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ है ना आपने। सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे ट्रू और यहाँ पे सिंपल आपने लिखा टेस्ट, सही है, और सिंपल मैं आगे इसको एंटर करता हूँ। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये मैंने जो है ना कोटेशन मार्क नहीं लगाया था तो उसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे कोटेशन मार्क भी लगा देता हूँ। सही है, देखो ये चल गया टेस्ट। अभी अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो ये चलता, देखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉल्स और यहाँ पे आगे मैं चेक करूँगा तो देखो कुछ भी नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये वाला जो कोड है ना, जो जावास्क्रिप्ट का आप लिखते हो कंसोल में, बेसिकली आप टेस्ट कर रहे होते हो ना, तो यही कंसोल है आपका, ये आपका कंसोल है, यहीं पे आप डायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप वहाँ से करके यहाँ रिफ्रेश करोगे ना तो एक चीज़ का ख्याल करना, ये सारा का सारा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा क्योंकि कोड रीरन होता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ए, ठीक है, और ए के अंदर रखा हुआ है हमारे पास 1,2, सही है, एक आदत एरे। और यहाँ पे आकर अभी मैंने लॉग नहीं कराया, ये लॉग है ना हमारा, यहाँ पे सिंपल मैं ए को देख लूँगा। बात समझ में आ रही है? ये होता है बेसिकली लॉग। जो आप console.log करते हो ना कि इस चीज़ को लॉग में दिखा दो, अगर आपने लॉग नहीं किया, वेरिएबल तो ए तो मौजूद है ना कोड में, जब हमारा ये रिफ्रेश चला होगा तो वो कोड तो रन हुआ होगा, ए इसकी मेमोरी में चला गया, तो सिंपल मैं यहाँ पे ए को आगे जो है ना चेक कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अच्छा मैंने ए डॉट पुश चलाया और इसके अंदर मैंने लिखा 3, सही है, मैं ए को चेक कर रहा हूँ, देखो 3 भी आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने ए को चेक किया, बताओ 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोबारा से कोड चला होगा। जब दोबारा से कोड चला होगा तो ये वाला लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ होगा और यहाँ पे 3 है नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से बेसिकली ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है। इसके अंदर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इनिशियली हो सकती है, अब मेरे ख्याल है कि ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। सही है। अभी फ़िलहाल इसको मैंने कमेंट किया और यहाँ पे आते हैं, क्या चीज़? हाँ आगे जाके पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अभी जो डेटा हमारा उड़ जा रहा है ना रिफ्रेश वगैरह करने पे, आप चाहते हो रिफ्रेश पे डेटा ना उड़े। बाद वक्त कुछ सिनेरियो ऐसा होता है, अगर यूज़र ने लॉगिन कर लिया, इनकेस वो रिफ्रेश कर देते हो ना आप लोग, अक्सर लॉगिन किया हुआ आपने रिफ्रेश कर दिया, किसी ने नया पोस्ट किया, आपने चेक करना है, या आप लोग रील्स वगैरह देखते हो तो रिफ्रेश अक्सर कर देते हो। अगर वो बार बार आपको बोले आपने रिफ्रेश कर दिया, आप लॉगिन करके आओ, आपका डेटा चला गया, आप बोलोगे नहीं ये फेसबुक पागल हो गया क्या? तो बेसिकली सिंपल वहाँ पे काम क्या होता है कि कुछ डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करवा दिया जाता है कि अगर आप रिफ्रेश करो भी तो आपका डेटा ज़ाया ना हो। तो लोकल स्टोरेज सिंपल आप यहाँ पे आओ एप्लीकेशन पे और ये आपको मिल जाएगा लोकल स्टोरेज यहाँ पे। बात समझ में आ रही? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेटा रखा हुआ है, डेटा, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ टेस्ट, सही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया, टेस्ट आ गया, सही है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, रिफ्रेश मैंने किया, दोबारा मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्ट पे, यहाँ पे मैं जाऊँगा एप्लीकेशन, देखो डेटा मौजूद है, ये देखो मैंने रिफ्रेश दोबारा कर दिया, डेटा गया नहीं किया, ये वाला डेटा रिफ्रेश पे
नहीं जाता। लोकल स्टोरेज के अलावा और भी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, अक्सर आपके पास कुकीज़ होता है, सेशंस होता है, ये सारी कहानी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये लोकल स्टोरेज का डेटा जब आप हिस्ट्री डिलीट करते हो ना तो ये डिलीट हो जाता है। आपने देखा है, आपने फेसबुक लॉगिन किया हुआ, अगर आप हिस्ट्री उड़ा देते हो क्रोम की तो फिर वो दोबारा से कहता है यार लॉगिन करो यहाँ पे, या किसी फेसबुक, तो जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी अकाउंट आपने लॉगिन किया हुआ है, आप हिस्ट्री डिलीट कर दो तो वो दोबारा बोलेगा जो है ना आपका सेशन एक्सपायर हो गया या इस तरह का कुछ बोलेगा, दोबारा से उसको लॉगिन करना पड़ता है। तो बेसिकली इस तरह से ये सारा काम आपका चल रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, चैप्टर आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पार्ट वाला तो हो गया ना, यहाँ तक तो सही था। उसके बाद आ रहा है किसी भी स्पेसिफिक डेट और टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, कुछ भी नहीं करना है। न्यू डेट हम जब कॉल कर रहे थे ना, जस्ट आप उसके पैरामीटर में क्या कर दो, डेट पास कर दो। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 30 जून 2035 रखा हुआ है, आप कोई भी डेट रख सकते हो, आप इसके साथ टाइम भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना एक तरीका और होता है कि आपने न्यू डेट तो कर दिया, अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपने सेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल न्यू डेट करने से जो है ना यहाँ पे सारी करंट चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे सिंपल मैं लॉग में चेक करूँगा डेट को, यहाँ पे सारी करंट चीज़ें आ गई। अच्छा, ये डेट को सिंपल मैं लॉग क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि डेट नाम का वेरिएबल मौजूद है। बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं होता ना तो ये करना पड़ता मुझे, सही है। तो अब ये वाला मसला मेरे ख्याल से सेट हो गया होगा। अब सिंपल यहाँ पे मैं डेट को चेक कर रहा हूँ तो जो भी करंट डेट टाइम ये सारी चीज़ें थी वो आ गई हैं। अब बेसिकली यहाँ पे किसी चीज़ को सेट करना है, मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे जो है ना ये मंथ को अपडेट कर दिया जाए, तो उसको कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह से आप गेट कर रहे हो इसी तरह से आप सेट करोगे। अच्छा, आप जो है ना फुल ईयर को सेट कर सकते हो, आप मंथ को कर सकते हो, डेट को कर सकते हो, आवर को कर सकते हो, मिनट को, सेकंड को, मिली सेकंड को। नहीं कर सकते तो डे को नहीं कर सकते, सही है। डे को सेट आप नहीं करवा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में देखा है मैंने कि ये वाला सवाल जो है ना होता है, वहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने जो है ना डे वे को सेट करवाने की कोशिश की होती है, या कोई थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं कि डे को सेट किया जाता है या नहीं किया जाता। अच्छा भाई, यहाँ पे ये देखो इन्होंने सबकी एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको डे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था ना। फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी थी। ऐसा पीस ऑफ कोड जो चाहते हो अभी एग्जीक्यूट ना हो, जब हम उसको कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप उसको फंक्शन के अंदर रखोगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कोड में कुछ भी लिखता हूँ ना, मैंने लिखा वेरिएबल बनाया, मैं उसको लॉग कर रहा हूँ, तो वो फ़ौरन चल जाएगा लाइन बाय लाइन। मैं चाहता हूँ यार कोई एक ऐसा कोड होना चाहिए जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूँ तब तक वो नहीं चलना चाहिए, तो उस पीस ऑफ कोड को उठा के हम फंक्शन में रख देते हैं। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा, रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमें जो है ना बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड करवाना था और एक नहीं 1000 दफ़ा करवाना है, तो ये ऐड वाला काम मैं फंक्शन में एक दफ़ा करूँगा, 1000 दफ़ा उसको कॉल करूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं, console.log भी एक फंक्शन है ना, प्रॉम भी एक अदद फंक्शन है। प्रॉम्प्ट का बेसिकली काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेना। ज़रूरी थोड़ी हम एक ही दफ़ा यूज़र से इनपुट लें, यूज़र से 1000 दफ़ा पूछा जा सकता है कुछ भी। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट एक फंक्शन बना हुआ है, आप 1000 दफ़ा उसको क्या करते हो, कॉल करते हो। यही बेसिकली रीयूजेबिलिटी है, एक चीज़ आपने बना दी उसको बार बार आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, सही है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना अभी आपकी नमाज़ का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह नमाज़ के बाद हम फंक्शन बनाएंगे भी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर और रिटर्न, ये सारी चीज़ें, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर ये जो है ना 40 चैप्टर्स तक हम पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास या फिर जो है ना मंडे को आप लोगों का, नेक्स्ट मंडे नहीं फ्राइडे को या फिर जो है ना वेडनेसडे को, इन 2 दिन में से किसी भी एक दिन आपका क्विज़ होगा, ठीक है। अभी आप सारे नमाज के लिए चले जाओ। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं इस फंक्शंस के चैप्टर में। फंक्शन प्रीवियस क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने कवर कर लिया था, इसको इन डिटेल देख लेते हैं आज की क्लास में। अच्छा, फंक्शन के बारे में अभी जो है ना ब्रेक से पहले भी हमने कुछ बात की कि ऐसा पीस ऑफ कोड जब तक हम उसको रन होने कह नहीं दें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे एक इन्होंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर न्यू डेट को कॉल कर दिया।
सही है। उसके बाद इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया इस नाउ में से, जो गेट आवर्स बन रहे थे ना उसको इसके अंदर स्टोर इन्होंने करवा दिया। नेक्स्ट लाइन पे भी एक वेरिएबल बन रहा है और उसमें से गेट मिनट्स स्टोर करवा के इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। अब बेसिकली जब ये अलर्ट कर रहे हैं ना तो ये इंस्टेंस हो जा रहा है। इंस्टेंस का मतलब जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तब इनका ये वाला काम चल जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यही काम करवाना है, लेकिन तब करवाना है जब मैं उसको कॉल करूँगा, वैसे ही नहीं करवा देना। जब भी मैं चाहूँगा कि ये मुझे यहाँ पे टाइम लाकर बता दे तो सिंपल मैं इसको कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से। हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, डेट का, और इसके अंदर मैंने रखा हुआ है न्यू डेट। सही है। अच्छा, एक हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर न्यू डेट रखा हुआ है। ये सिंपल मुझे अलर्ट करके दिखाता है डेट डॉट गेट, और डेट देख लेते हैं। सही है। जस्ट ये हमें क्या बताएगा, डेट बताएगा। और यहाँ पे सिंपल मैं आगे इस कोड को चला दूंगा तो आप सबको पता है सिंपल अलर्ट हमारे पास चल जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली ये वाला काम हमें करवाना था 10 दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे टोटल अलर्ट कितना चलना चाहिए, 10 दफ़ा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 दफ़ा कॉपी पेस्ट। आप बोलोगे सर इससे बेहतर है हम लूप चला देते हैं, है ना। बेसिकली 10 दफ़ा काम करवाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ ऐसा काम करवाना है ना, यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, सही है, और यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट्स मैंने रखा हुआ है, सही है। और स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास तकरीबन जो है ना 3-4 स्टूडेंट्स में स्टोर कर देता हूँ। एक हमारे पास हो जाएगा अली, दूसरा हमारे पास हो जाएगा बिलाल, तीसरा हमारे पास हो जाएगा हमजा, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट का एरे है और इसके अंदर टोटल 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो भी लास्ट में स्टूडेंट है ना उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट पॉप कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी लास्ट में होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अभी ये सिंपल सा एरे है। आप सोचो अगर ये वाला डेटा हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होता, अभी तो हमने जस्ट एक नॉर्मल सा एरे बनाया हुआ है डेटा स्टोर करने के लिए। अगर ये वाला डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता तो ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस के अंदर रीड और राइट कौन करता है, आपका बैकएंड करता है, सही है। डेटाबेस के अंदर आपका बैकएंड रीड और राइट कर रहा होता है। अब फ्रंट एंड से आपने बैकएंड को बोला होता कि यार ये जो डेटा है ना लास्ट में जो रखा हुआ है उसको डिलीट कर दो। अब बैकएंड जाएगा डेटाबेस के पास और जो भी लास्ट में रखा हुआ होगा उसको पॉप कर देगा, ठीक है। डिलीट की क्वेरी वो बेसिकली चलाएगा और डिलीट कर देगा। अगर ये सारा लॉजिक मैं यहाँ पे लिखने लगूँ तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग बोलोगे सर अभी तो पॉप है, आप 10 दफ़ा चला दो पॉप आपके पास चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस से ये वाला काम कराना होता तो मुझे 10 दफ़ा लॉजिक ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं बनाऊँगा एक अदद फंक्शन। फंक्शन बनाने के बाद सिंपल मैं उसको 10 दफ़ा क्या कर दूँगा, कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन का फ़ायदा होता है। तो अभी जल्दी से जो है ना एक अदद फंक्शन बनाकर देखते हैं। इन्होंने बताया कि फ़ंक्शन बनाने के लिए क्या कह रहे हो, अच्छा देखो ये वाली बात इसलिए नहीं समझ में आई हो ना क्योंकि अभी आप लोगों ने ना ही डेटाबेस पढ़ा है और ना ही आप लोगों ने अभी तक बैकएंड पढ़ा है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको ऐसे एग्जांपल के लिए बताया था कि एरे से डेटा रिमूव करना आसान है। जब आप डेटाबेस से डेटा रिमूव करोगे तो उसके लिए आपको मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना पड़ता है और हम नहीं चाहते कि ये मल्टीपल लाइन का कोड हम बार बार करें, ठीक है, क्योंकि मुझे कल को दूसरे स्टूडेंट को भी डिलीट करना होगा तो दोबारा वो कोड लिखूँगा। इससे बेहतर है ये कोड मैं फंक्शन के अंदर रख दूँ और सिंपल मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँ, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है ना सिंपल मैंने बनाया नहीं, मैं ओपन करता हूँ W3 स्कूल, सही है। अच्छा यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे इसके क्लिक होने पे क्या हो रहा है। अच्छा ये इसके क्लिक होने पे क्या हो रहा है, ये ओपन हो जा रहा है। अब बेसिकली ये वाला काम अगर ये इंस्टेंस हो जाता ना तो जैसे ही मैं इस कोड को रिफ़्रेश करता ये ओपन हो जाता। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ होगा, ये सारा का सारा ओपन करवाने वाला काम फंक्शन के अंदर किया होगा। बात समझ में आ रही है। इन्होंने बोला ये वाला फंक्शन तब ही कॉल होगा जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा। बात समझ में आ रही है। देखो अगर फंक्शन के अंदर नहीं होता ना, मैं इस वेबसाइट पे आगे रिफ़्रेश करूँगा जो भी कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर है तो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कह नहीं देते। बात समझ में आ रही है। इसको मैंने एग्जीक्यूट होने तब बोला हुआ है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये सारी चीज़ें हम डॉम के अंदर पढ़ेंगे कि ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन
कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल जो है ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक अदद फंक्शन कॉल हो रहा है। सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, आप लोग जो है ना अक्सर फ़्लाइट वगैरह बुक करने के लिए यहाँ पे जाते होंगे। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसको मैं रजिस्टर वगैरह नहीं करूँगा, मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ मई 1, और यहाँ पे मुझे ये इस्लामाबाद के लिए करते हैं। सही है। अब बेसिकली जो है ना यहाँ पे एड्रेस वगैरह मैंने सेट किया और मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास आ गया। अब आप सोचो ये वाला डेटा रिफ़्रेश होने पे क्यों नहीं आया था। देखो इसके लिए कुछ ना कुछ तो कोड लिखा हुआ होगा ना पीछे, कि ये सारा का सारा डेटा ला कर दो, इमेज ला कर दो, टेक्स्ट ला कर दो, ये सारी चीज़ें ला कर दो। अब बेसिकली ये सारा का सारा काम तब आ रहा है जब इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो। इस बटन के क्लिक होने पे वो वाला फंक्शन कॉल हो जा रहा है जो आपको ये डेटा ला कर देता है। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं ना, जैसे कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम किसी दूसरे पेज में आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी जब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करूँगा और मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो वाला काम फंक्शन के अंदर हुआ हुआ, और वो फंक्शन कॉल कब होगा, जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे। बात समझ में आई। अच्छा, ये मैं आपको बहुत आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, इस बटन के क्लिक होने पे API हिट हो रही है। सही है। अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस बैचेस का है तो उसको उसका अंदाज़ा होगा कि इस बटन के क्लिक होने पे API हिट हो रही है। बैकएंड को हम कह रहे हैं डेटा ला कर दो, बैकएंड डेटाबेस के पास जा रहा है, डेटा उठा रहा है और आपको यहाँ पे ला कर दे रहा है। अभी फ़िलहाल हम फ्रंट एंड के अंदर रहते हुए जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये सारा का सारा काम डायनामिक हो रहा है, कोई भी काम यहाँ पे स्टैटिक नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे इसके क्लिक होने पे एक्चुअल में API हिट हो रही होगी। सही है। तो अभी फ़िलहाल API के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। अभी यहाँ पे आप इतना समझ लो कि फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, जब तक आप उसको कॉल करने कह नहीं दोगे वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक अदद फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए बुक के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि फंक्शन का कीवर्ड लिखो, उसके बाद फंक्शन को एक अदद नाम दे दो। तो मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया प्रिंट। कोई मसले की बात। अब सिंपल इसका सेंटेक्स कंप्लीट करते हुए राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। सही है। ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। जस्ट इतना ही आसान है फंक्शन बनाना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने रखा हुआ है 3030। सही है। और सिंपल मैं यहाँ पे जो है ना लॉग करवाऊँगा ए को। सही है। अब सिंपल मैं ए को जाके चेक करता हूँ कि ए के अंदर क्या रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों है पता है क्या चीज़? हाँ, ये वाला वेरिएबल फंक्शन के अंदर है। अच्छा, फिलहाल ये बात का टॉपिक है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ बेसिकली ये वाला काम आपका चला ही नहीं है। सही है। जब ये वाला काम आपका चला ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप सिंपल console.log ए कर रहे हो, ए इसको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड का। सही है, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बनाया था। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंटेक्स कंप्लीट किया फंक्शन का। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें दो नंबर्स को ऐड करके देगा। तो सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा log 2 + 2। अभी मैं यहाँ पे आगे चेक करता हूँ, यहाँ पे 4 आना चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं आ रहा है 4? अच्छा, फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया ना, तो मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करने का तरीका फंक्शन लिखते हैं क्या, फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट। अभी 4 आ जाएगा। मैं आगे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे 4 आ चुका है। अच्छा, फंक्शन भी बन गया। कॉल करना आप लोगों को वैसे ही आता है, आप लोग सिंपल प्रॉम वगैरह को भी कॉल करवा रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से पूछूँ ये पॉप क्या है, आप लोग बोलोगे फंक्शन है। पुश क्या है, फंक्शन है। स्लाइस भी फंक्शन है, स्प्लाइस भी फंक्शन है। अभी ये गेट टाइम भी हमने पढ़ा था, ये भी क्या है, फंक्शन है। इसी तरह से और भी बहुत सारे आपने पढ़े थे, गेट डेट, गेट मिली सेकेंड, ये सारे के सारे क्या है, फंक्शंस है। लेकिन वो सारे फंक्शंस हमने
नहीं बनाए हुए। ये जो फंक्शन अभी हमने बनाया हुआ है ना, इसको कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जिस फंक्शन को हम नहीं बना रहे, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, उसको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर पहले से ही स्टोर है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जो हम अपने आसानी के लिए बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो नंबर्स को ऐड करवाना था, आप कह रहे हो कि सर यहीं पे भी तो आप लॉग करवा सकते थे 2+2, ऐसे भी तो काम हो जाता। लेकिन बेसिकली अगर मुझे ये वाला काम बार बार करना होता था तो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी फ़ायदा यह क्या है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस करने का फंक्शन बना हुआ है, मैं इसको एक से ज़्यादा मरतबा कॉल कर सकता हूँ। सही है। अभी मैं चेक करूँगा कि क्या 1 2 3 4 5 दफ़ा हमारे पास ये 2+2 आ जाएगा, मीन्स 4, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 दफ़ा 4 आ चुका है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं इस बुक के अंदर। देखो बुक के अंदर जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ना, इन्होंने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा 3-4 लाइन का। सही है। हाँ भाई, पेपर है क्या? फिर सही है जो। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास एक अदद फंक्शन है। सही है। फंक्शन के अंदर इन्होंने एक छोटा 3-4 लाइन का पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। ये कोड कुछ भी नहीं है, लास्ट क्लास में हमने समझा हुआ था। जस्ट ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा इन्होंने स्टोर कर दिया और उस डेटा को ये अलर्ट करके दिखा रहे हैं। अब बेसिकली ये चाहते हैं कि ये वाला काम तब तक नहीं हो जब हम इस टेल टाइम को कॉल नहीं करते। ऐसा ही है ना। अब सिंपल टेल टाइम को मैं एक से ज़्यादा मरतबा भी कॉल करवा सकता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने बड़ी आसान सी एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन की दी हुई है, और यहाँ पे आप चेक करोगे टेल टाइम इन्होंने कॉल भी करके दिखा दिया। अब सिंपल नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कि आप फंक्शंस को जो है ना डेटा पास कर सकते हो। सही है। अभी देखते हैं किस तरह से डेटा पास किया जाएगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शंस को कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ। ठीक है। डेटा पास करने का मतलब है आप यहाँ से कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 1। ठीक है। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। आप चाहो तो स्ट्रिंग दे दो, नंबर दे दो, बूलियन दे दो, एरे दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो। सही है। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ नंबर, यहाँ पे भी मैं नंबर दूंगा, यहाँ पे भी नंबर दूंगा और यहाँ पे भी नंबर दूंगा। अभी ये सारे नंबर्स जो बेसिकली मैंने इसको दिए हैं फंक्शन को, मैंने पास तो कर दिया लेकिन इसने अभी तक गेट नहीं किया। आर्ग्यूमेंट आपने भेज दिया, ये गेट करेगा अपने पैरामीटर में। सही है। पैरामीटर के अंदर ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पे चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक अदद मेमोरी चाहिए होगी, मतलब वेरिएबल चाहिए होगा। तो सिंपल मैं इस वेरिएबल का नाम ए रख देता हूँ। कोई मसले की बात? अभी सिंपल ए के अंदर यहाँ पे 1 आ रहा होगा, दूसरे कॉल में 2 3 4 5 ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पे आगे चेक करूँगा ए। सही है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें मिल चुका है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं जो है ना सिंपल प्लस करवा देता हूँ इसके साथ 2 को। अब जो भी नंबर बेसिकली आ रहा होगा उसके साथ 2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ऐड हो गया, 1 था, अब यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। सही है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 हो गया। इस तरह से हर नंबर्स के साथ इसने 2 को ऐड कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये भी जो है ना यहाँ से आना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँगा कॉमा लगाकर b, और यहाँ पे मैंने कर दिया b। सही है। अभी बेसिकली ये गेट करने मांग रहा है b को, और यहाँ से हमने b की कोई वैल्यू नहीं भेजी भी, तो सिंपल कॉमा लगाकर इसकी वैल्यू भी भेज देते हैं। हाँ भाई। हाँ, ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल बना रहे हैं इसके लिए हमने वार का कीवर्ड नहीं लगाया। देखो यहाँ पे जो है ना फंक्शन का सेंटेक्स कुछ ऐसा है कि इसके लिए आप वार का कीवर्ड नहीं लगाते हो। बात समझ में आ रही है? ये वाला जो वेरिएबल है ना सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ही होता है, अगर आप इसको बाहर यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको वार का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सही है। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने 2 दिया, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। एज इट इज़ सेम आंसर आना चाहिए। उससे पहले हमने +2 किया हुआ था ना, तो +2 को अब मैंने यहाँ से उठा लिया, सेम आना चाहिए ना। चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे अभी भी बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, तो पहले वाले पे आंसर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और यहाँ पे आंसर हमारे पास 6 आ रहा है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे एक नंबर और होना चाहिए जिसको मैं क्या करूँ? ऐड करूँ। तो सिंपल मैं कॉमा लगाकर C कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाकर
6 दे दूंगा, सही है भाई। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, अच्छा प्लस सी भी करना पड़ेगा ना, प्लस सी। और यहाँ अच्छा यहाँ पे इन सबको अभी वैल्यूज़ नहीं देते हैं ना, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आके मैं सिंपल रिफ्रेश करूँगा, ये क्या बता रहा है मुझे, नॉट अ नंबर, ये भी नॉट अ नंबर, ये भी नॉट अ नंबर बता रहा हूँ। पहला वाला तो नॉर्मल हमने सी की वैल्यू दी हुई थी। अच्छा ये नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ अनडिफाइन जा रहा है बेसिकली, यहाँ से जो सी की वैल्यू गई है ना इस पर अनडिफाइन गई है, और ये बेसिकली इन दोनों को इसने प्लस किया और साथ में इसने जब अनडिफाइन को प्लस करने की कोशिश की तो ऑब्वियस सी बात है नॉट अ नंबर आपके पास आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको सेट करते हैं, यहाँ पे मैंने 4 किया, यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर दूँगा और यहाँ पे मैं 2 कर दूँगा, सही। और चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। जो भी मैंने नंबर्स दिए होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। अब बेसिकली ये कह रहा है कि आपने फंक्शन को डेटा वगैरह पास कर दिया और सिंपल आप उसको गेट भी कर रहे हैं, काम आपका बन रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अलर्ट किया हुआ है, अलर्ट के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है, और अलर्ट में जो दिखाना था ना वो इन्होंने कहाँ से गेट कर लिया, पैरामीटर से। पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से मिलती है, आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट कब मिलेगा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। नहीं आई बात समझ में? देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है। ये हमारे पास एक अदद फंक्शन है ग्रीट का, कोई मसले की बात। अब सिंपल जो ना ये करता है लॉग हेलो फ्रॉम, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो नेम है ना वो मैं कहाँ से उठा लूँ, उसके पैरामीटर से, सही है। अभी बेसिकली जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, सही है। मैं एक काम करता हूँ, ग्रीट को कॉल कर देता हूँ। अभी मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहा, क्या मिलना चाहिए, सिर्फ अनडिफाइन आएगा या हेलो फ्रॉम अनडिफाइन, हेलो फ्रॉम अनडिफाइन। चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे आ रहा है हेलो फ्रॉम अनडिफाइन, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है ना इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया ABC। अब बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया, अब ये आर्ग्यूमेंट इसके पैरामीटर पे जाएगा और बेसिकली इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो हेलो फ्रॉम ABC यहाँ पे आ जाएगा, सही है भाई। हेलो फ्रॉम ABC आ गया। अब सिंपल इसका फ़ायदा ये है, मैं दोबारा से ग्रिड को कॉल करूँगा और इसको मैं XYZ कर दूँगा, सही है। अब दूसरे दफ़ा में हमारे पास क्या आएगा, हेलो फ्रॉम XYZ। हाँ भाई, हाँ प्रॉम भी लग जाएगा, सारी चीज़ें चलेंगी, जितना कुछ जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा है ना वो सब कुछ चलेगा। फंक्शन के अंदर रखने का फ़ायदा सिर्फ ये है, वो डायरेक्ट नहीं, इंस्टेंस नहीं चलेगा, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी जितनी चीज़ें आपने पढ़ी ना वो सब कुछ चलने वाला है इसके अंदर। अच्छा अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना कि बेसिकली फंक्शंस के अंदर आपने पढ़ना है पासिंग डेटा बैक फ्रॉम दैन, सही है। कि बेसिकली फंक्शन आपको कुछ डेटा क्या करेगा, दोबारा से वापस करेगा, सही है। तो यहाँ पे जो है ना सिंपल मुझे कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए, ये इन्होंने वेरिएबल ये देखो, ये फंक्शन जो है ना आपको कोई डेटा वापस करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिंपल, इन्होंने लिखा हुआ है पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न कर सकता है, कुछ भी आपको वापस दे सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मैंने एक काम करवाया, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस फंक्शन का अगर रिटर्न चेक करना है ना तो इस फंक्शन को जो आपने कॉल किया हुआ इसको उठाओ, लॉग में देख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीड है ना, अच्छा ग्रीड है। और यहाँ पे इसका जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ बेसिकली मैं दे देता हूँ ए दे देता हूँ, सही है। अब बेसिकली यहाँ पे ये तो उस फंक्शन का काम था कि कंसोल में इसको दिखाना है हेलो फ्रॉम ए। ये जो बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है ना, ये इस फंक्शन का क्या है, रिटर्न है, सही है। ये इस फंक्शन का रिटर्न है, ये वाला फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करते। फिलहाल अभी के लिए जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है ना रिटर्न करवा देता हूँ ये सारी चीज़ें, सही है। मैंने लॉग नहीं करवाया, मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। और यहाँ पे इसको मैं कॉल नहीं करूँगा अभी के लिए, इन दोनों को मैंने कॉल नहीं किया। हमारे पास एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ये फंक्शन जब भी कॉल होता है ये हमें क्या रिटर्न करता है, हेलो फ्रॉम जो भी बेसिकली हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन का नाम है ग्रीट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, सही है, टेस्ट लिख देते हैं कुछ इस तरह का, और यहाँ पे सिंपल मैं अब इसका रिटर्न चेक कर सकता हूँ। सही है, अभी कहीं पे भी अनडिफाइंड मिला आपको नहीं, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमें रिटर्न करता है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना सिंपल इस ग्रीट को मैंने कॉल किया, सही है, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ टेस्ट। अब मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई मुझे इधर से रीज़न बता सकता है कि कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा इधर से? हाँ भाई, लास्ट में रफ़ाकत बता सकते हो? अच्छा, कोड पे आते हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही आंसर है ये कि बेसिकली हमने कहीं पे भी कंसोल नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? देखो फंक्शन बन गया प्रॉपर, सही है, ये वाला फंक्शन हमें ये रिटर्न भी करता है, सही है। इसका जो बेसिकली पैरामीटर था ना, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो भी हमने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए पास कर दी। सारा काम हमने किया हुआ है, जस्ट हमने लॉग नहीं करवाया। इससे पहले जो हमने फंक्शन बनाया था ना, वहाँ पे हमने रिटर्न नहीं किया था, यहीं पे क्या कर दिया था, लॉग कर दिया था। अभी बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, ये आपको ये चीज़ रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ रही है? अब रिटर्न के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो, ये जो फंक्शन जहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है ना, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इसके रिटर्न से। बात समझ में आ रही है? अब बेसिकली ये चीज़ इससे रिप्लेस हो चुका है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में रख सकता हूँ क्या? अभी मैंने एक तरीका बताया था, किसी चीज़ का रिटर्न देखना, उसको लॉग में रख दो, तो इसको लॉग में ही रख देते हैं डायरेक्ट। इस पूरे को उठाकर मैं लॉग में रख देता हूँ, सही है। अब मैं आगे चेक करूँगा कि क्या यहाँ पे हमें हेलो फ्रॉम टेस्ट मिला? हाँ मिला। कहीं पे कुछ अनडिफाइंड मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, अगर रिटर्न हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लॉग लगा दूँ, तो अब बेसिकली आपको यहाँ पे अनडिफाइंड भी मिल जाएगा, क्योंकि वो वाला फंक्शन अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे पता है कि अभी जो है ना आप लोगों को 20-30% ही फंक्शन समझ में आ रहा होगा। मुझे वैसे ही पता है कि फंक्शन जो है ना शुरू में इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, ठीक है। अभी ये बुक वाली कहानी पढ़ ली और ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल पढ़ते हैं, फंक्शन बनाना है। क्यों बनाना है भाई फंक्शन? एक ऐसा पीस ऑफ कोड लिखना है कि जब तक हम उसको एग्जीक्यूट होने कह नहीं देते वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, सही है। एक ऐसा कोड हमें लिखना है, तो उसके लिए फंक्शन बनेगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी कि स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए फंक्शन अगर मुझे बनाना है, तो वो फंक्शन वैसे ही तो नहीं चलता रहेगा ना, वरना तो वैसे ही कोई ना कोई स्टूडेंट डिलीट होता रहेगा। वो स्टूडेंट का जो डिलीट वाला काम है वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर होना चाहिए, सही है, ताकि जब मैं उसको चलने बोलूँगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, सही है। तो सिंपल ये सारे काम करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, और फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप जब प्रोग्रामिंग करोगे ना, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फंक्शन का। तो अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ये बेसिकली फंक्शन का क्या है, सिंटैक्स है। अब बेसिकली फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट। फंक्शन बनाना आता है, फंक्शन को कॉल करना आता है, बस बच क्या गया, सिर्फ आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना है, पैरामीटर गेट करना है, बस। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हो ना, वो यहाँ पे आपने गेट करना है एक वेरिएबल के ज़रिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा a, और यहाँ पे मैं वैल्यू भेज देता हूँ एरे 1, 2, 3। बात समझ में आ रही है? एरे भी तो डेटा है ना, स्ट्रिंग भेजे, नंबर भेजे, बूलियन भेजे, एरे भेजे, एक ही बात है। तो बेसिकली ये ए के अंदर क्या चला जाएगा, ये पूरा का पूरा एरे। तो क्या मैं इसको लॉग करके देख सकता हूँ? आप लोग बोलोगे बिल्कुल देख सकते हैं, आपको सिंपल यहाँ पे लॉग में नज़र आ जाएगा एरे। क्या इसके अंदर से कोई वैल्यू निकाली जा सकती है? क्यों नहीं निकाली जा सकती, ये एरे है ना। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 बताऊँगा, और 1 पे क्या रखा हुआ है, 2, और यहाँ पे आगे अगर आप चेक कर लो ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2। ये सारी चीज़ें वही नॉर्मल चल रही है जो आपने प्रीवियस पढ़ा था, जस्ट हमने इस पीस ऑफ कोड को उठाकर कहाँ रखा हुआ है, फंक्शन के अंदर, और जस्ट हम इसने इसको
रन करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए कॉल किया हुआ है। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई सवाल यहाँ तक? अभी तो रिटर्न दोबारा से देखा ही नहीं है ना हमने, अभी देखेंगे। सही है, अच्छा यहाँ तक तो सही है। बेसिकली यहाँ से जो हम भेज रहे हैं इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे जो गेट कर रहे हैं इसको कहा जाता है पैरामीटर। अब ये सारी चीज़ें नहीं याद हो ना तब भी आप काम कर लेते हो, आपको पता है ना कि यहाँ से वैल्यू जो भेज रहे हो वहाँ पे गेट कर रहा है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि यहाँ से जो भेजा जाता है उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, यहाँ से भी जो गेट किया जाता है उसको कहा जाता है पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू की भी तो तैयारी करनी है ना, साथ साथ इंटरव्यू क्रैक करोगे तो आगे जाके आपने काम करना है। सही, तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर अभी नहीं समझ में आया कहीं पे लिख लो, जिस दिन इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन वो वाला अपना आपने नोट खोलना है, एक दफ़ा पढ़ना और चले जाना। सही है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना जो चीज़ हमने यहाँ से भेजी थी वो इसके पैरामीटर में गेट हो गई, सिंपल मैं उसको यहाँ पे देख सकता हूँ। क्या मैं इसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा सकता हूँ? हो जाएगा ना, 2 + 2 क्या होता है 4, और यहाँ पे आगे चेक करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, एरे में से इंडेक्स नंबर मैंने बताया उसका डेटा मिल गया जो भी उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया मैंने प्लस कर दिया, ये सारी चीज़ें तो पुरानी चल रही हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन तुम लॉग नहीं करो, एक काम करो जो भी रिजल्ट बन रहा है ना वो मुझे ला कर दे दो। अब मेरी मर्जी है मैं उसको लॉग करूँ, किसी डेटाबेस के अंदर सेव करवाऊँ, उसको डिलीट कर दूँ, उसको ज़ाया कर दूँ वैल्यू को, वो मेरी मर्जी है। फंक्शन को मैं ये अथॉरिटी नहीं देना चाहता कि यही ये क्या कर दे, लॉग करवा दे। सही है, तो मैं सिंपल इसका यहाँ से लॉग हटा दूँगा और मैं यहाँ पे लगा दूँगा रिटर्न, कि जो चीज़ भी यहाँ पे हो रहा है ना वो बस आप मुझे रिटर्न कर देना। सही है, जो चीज़ भी यहाँ पे हो रहा है वही चीज़ आप मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दो। अब बेसिकली जहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया होगा ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, इसके रिटर्न से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है कि जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया हुआ है ये रिप्लेस हो जाएगा इसके रिटर्न से। अभी इसका रिजल्ट क्या बन रहा था, 4 बन रहा था क्या, इसका मतलब इसको मैं क्या समझ रहा हूँ 4। क्या 4 को वेरिएबल में रखा जा सकता है? बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा a। सही है, अच्छा a नाम का पहले भी है तो खैर कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, रहने देते हैं। और यहाँ पे सिंपल जो है ना मैं लॉग करवा दूंगा a को, और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या मिला 4 मिला। बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है ना। अब मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे जो है ना 4 प्लस कराओ। अब यहाँ पे 4 है, 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 2, तो टोटल ये 6 आ जाएगा। 6 आपको ये रिटर्न कर देगा, जहाँ पे भी आपने फंक्शन कॉल किया हुआ ये रिप्लेस हो जाएगा 6 से। अच्छा 6 एक आपने वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है a नाम के, और सिंपल आप उसको क्या कर रहे हो, लॉग कर रहे हो। 6 - 6 बताओ क्या आना चाहिए, 0। 6 / 6 1, और यहाँ पे आकर मैं चेक करवाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1। यहाँ तक बात समझ में आई? जस्ट रिटर्न का कुछ भी गेम नहीं है, जस्ट हम फंक्शन को कहते हैं यार अगर आपका काम हो गया है ना मुझे आगे एटलीस्ट बता दो, जो भी काम हुआ था उसका रिजल्ट बता दो। अच्छा ज़रूरी नहीं है उसका रिजल्ट ही मैं मांगूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको यहाँ से मैंने ये कराया, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा 1। सही है, अब मैं सिंपल यहाँ पे console.log a कर देता हूँ। बताओ a के अंदर क्या होगा, 1 होगा a के अंदर, तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है। अच्छा ये चीज़ किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसकी रिटर्न से, 1 से, तो a के अंदर 1 आना चाहिए क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे a के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का काम था स्टूडेंट को डिलीट करना। सही है, अब ये वाली लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दी, जो भी लॉजिक मैंने लिखी कि ये वाला जो स्टूडेंट की क्वेरी चला उसको डिलीट कर दो। एरे की अगर एग्जांपल लें तो सिंपल हमने स्प्लाइस करा के उसको डिलीट कर दिया। अब बेसिकली डिलीट हमने कर दिया, सारा काम इस फंक्शन ने कर दिया होगा। अब मुझे पता तो चलना चाहिए कि इसने डिलीट किया है नहीं किया है, तो सिंपल मैं इसको बोलूँगा ये सारा काम करने के बाद मुझे 1 रिटर्न कर देना। 1 को तो मैं ट्रू समझता हूँ, 0 को क्या समझता हूँ मैं, फॉल्स। तो ये वाली कहानी तो पता है ना। सिंपल आप ट्रू भी कर सकते हो, अगर ये वाली लॉजिक नहीं समझ में आती आप ट्रू रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बात समझ में आ रही है। 1 बेसिकली मैंने इसलिए लिया था, बाद में मैं कल को लॉजिक लिखूँ कि अगर इसकी जो वैल्यू रिटर्न है अगर 1 है तो ये वाला काम हो जाए, अगर कुछ और रिटर्न है तो ये वाला काम हो जाए। तो ये काम करने के लिए हम मल्टीपल एल्स इफ का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से बेसिकली रिटर्न जो है ना अक्सर 1 और 0 के फॉर्म में कराया जाता है। आप चाहो तो ट्रू फॉल्स में भी
करवा सकते हो। अभी मुझे बताओ यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इन सबको कमेंट करता हूँ मैं, सही है। अब मैंने जो है ना एक नया फंक्शन बनाया ऐड का। अब बोलोगे इतने देर से हम यही बना रहे थे, इसमें नया क्या है? अब सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करके एक इसका नाम रखता हूँ सबट्रैक्ट, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा मल्टीप्लाई, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा डिवाइड। टोटल कितने फंक्शंस हैं यहाँ पे? 4 फंक्शंस हैं। अच्छा, ये भी 2 वैल्यू लेगा a, b, ये भी 2 वैल्यू लेगा, ये भी 2 वैल्यू लेगा, और यहाँ पे ये भी 2 वैल्यू लेगा। यहाँ तक कोई मसले की बात? अच्छा, यहाँ पे सिंपल ये सारे के सारे फंक्शंस हमें रिटर्न करेंगे, सही है। क्या रिटर्न करेंगे? a प्लस, अभी सबका मैं चेंज कर दूंगा रिटर्न, a प्लस बी, इसको करते हैं माइनस, और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से डिवाइड। अभी टोटल हमारे पास 4 फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। ये चारों फंक्शंस के जो है ना 2-2 पैरामीटर्स हैं, और बेसिकली अगर मैं ऐड को कॉल करूँगा तो ये a प्लस बी करके रिटर्न कर देगा, ये a माइनस बी करके रिटर्न कर देगा, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन चारों में से किसी को भी यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीप्लाई को यूज़ करना है, क्या करूँ? मल्टीप्लाई इस फंक्शन का नाम है, और सिंपल मैं राउंड ब्रैकेट के साथ कॉल कर दूंगा। अब बेसिकली मल्टीप्लाई कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? 2, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर्स देता हूँ, मैंने कहा 2,2, सही है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लोग नहीं देना, यहाँ पे तो आपने कॉमा ही देना है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने जस्ट a और b की वैल्यू देनी है, जो भी काम है उस फंक्शन का काम है, सही है। तो यहाँ पे जस्ट आपने 2 वैल्यू दे दी। अब सिंपल मैं यहाँ पे आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कहीं पे भी हमने लॉग नहीं किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न हटा के लॉग करा दूँ क्या? अच्छा, ये पूरा रिप्लेस हो गया होगा किससे? किसके? इसके रिटर्न से। इसका मतलब यहाँ पे 4, ये 4 आ रहा होगा, तो इसको एक वेरिएबल में रखा जा सकता है, उठा के लॉग पे भी रख सकते हैं ना। तो सिंपल मैं लॉग मल्टीप्लाई 2,2 चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हमें 4 मिला, और यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे हमें 4 मिला। अब मैं सिंपल 3-4 लॉग और चलाता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं करूँगा सबट्रैक्ट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐड, और यहाँ पे मैं कर दूँगा डिव, सही है। ये डिव है ना HTML वाला, खैर ये डिवाइड मैंने लिखा हुआ है, HTML वाला डिव है, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पे टोटल आंसर हमारे पास आ गया। देखो, एक ने माइनस किया होगा, एक ने डिवाइड किया होगा, और मल्टीप्लाई एक ने किया होगा, और एक ने प्लस किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे आंसर हमारे पास प्रॉपर सही आ रहे हैं। अभी हमने 4 फंक्शंस बना लिए, इन चारों के अंदर मैंने रिटर्न का भी यूज़ किया, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स का भी यूज़ किया। मुझे बताएं क्या ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गई? पक्की बात है? अच्छा, मुझे बताओ कि यूज़र से इनपुट लेना आता है? सही है। अब कुछ ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो यूज़र से पूछेंगे कि करवाना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सही है। फिर उससे 2 नंबर भी पूछ लेंगे। 3 चीज़ें बेसिकली यूज़र से पूछनी है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर पूछना है करना क्या है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। जो भी वो बोलेगा उसको करके उसका आंसर दिखा देंगे। अब जल्दी से सोचो क्या क्या करना पड़ेगा बेसिकली। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे, अच्छा ये फंक्शंस को रहने देते हैं ना, इसी को हम यूज़ करेंगे। अभी बेसिकली हमने इसको बनाया ही क्यों है? ताकि ये हमारे बार बार काम में आ जाए, ठीक है। तो सिंपल इसको मैं रहने देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आगे इन सबको कमेंट कर दूँगा। सबसे पहले तो हमें 3 यूज़र से इनपुट लेने पड़ेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल इनपुट 1 या ऐसा कुछ कर देते हैं ना, इनपुट अंडरस्कोर 1, सही है। और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट, और इसको प्लस भी करवा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है नंबर में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंटर फर्स्ट नंबर, सही है। इसी को कॉपी पेस्ट मैंने किया, और इसको मैं कर दूँगा सेकंड, और इसको मैं कर दूँगा इनपुट 2,
सही है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करवा देते हैं, एक के अंदर मैंने 2 रखा हुआ है, दूसरे के अंदर भी मैंने 2 रखा हुआ है, ठीक है। अभी 2 बेसिकली हमने यूज़र से इनपुट ले लिए, तीसरा भी इनपुट चाहिए कि बेसिकली क्या काम करवाना है, प्लस करना है माइनस करना है, विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। सही है, इस तरह का कुछ आप लोग लिख लेना, मुझे पता है मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है तो आप लोग लिख लेना, सही है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना, मैं उसको दिखा भी देता हूँ कि आपने जो है ना इससे सिलेक्ट करना है प्लस माइनस या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, सही है। इसमें से कोई भी मुझे दे देगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग वाला रख देता हूँ। यहाँ तक कोई मसले की बात? देखते हैं ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। रिफ्रेश मैंने किया 2, ओके 2 और यहाँ पे प्लस, तीनों यूज़र से हमने इनपुट ले लिए। अब सिंपल जो है मैं तीनों को लॉग करता हूँ क्या, अच्छा हाँ इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम करते हैं ऑपरेटर, सही है। और इसको वैल्यू 1 वैल्यू 2 करना चाहिए था, खैर अभी रहने देते हैं। अभी सिंपल मैं चेक कर लेता हूँ तीनों की वैल्यू, क्या प्रॉपर सारी वैल्यू आ रही हैं। हाँ, तीसरे वाले से प्लस हटाना पड़ेगा वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए। और 2 और ये ओके मैंने किया, हाँ यहाँ पे तीनों वैल्यू प्रॉपर आ रही हैं। अब जो यूज़र ने 2 नंबर्स दिया वो भी आ गया, जो बेसिकली उसने ऑपरेटर दिया था वो भी आ गया। अब दोबारा से मैं सवाल रिपीट करता हूँ, यूज़र से 2 नंबर पूछ लिए हैं, उससे हमने पूछ लिया कि करवाना क्या है, अब बस उसको रिजल्ट दिखा देना है। फॉर एग्जांपल उसने प्लस अगर सिलेक्ट किया था तो बेसिकली ये वाला फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, उसने माइनस सेलेक्ट किया था तो ये कॉल हो जाना चाहिए, प्लस अगर उसने मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया तो ये कॉल हो जाएगा, डिवाइड सेलेक्ट किया था तो ये कॉल हो जाएगा। ये काम कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, इफ एल से होगा। अच्छा सिंपल यहाँ पे मैंने लगाया अगर, और यहाँ पे सेंटेक्स मैंने कंप्लीट कर लिया। क्या कंडीशन बननी चाहिए? ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू प्लस है तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ भाई, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, सही है ठीक है। हाँ भाई लास्ट से आप ज़रा खड़े हो ना, हाँ आप खड़े हो, क्या करना है अभी बताओ? कंसोल पे किसको प्रिंट करना है? कंसोल तक तो सही है, कंसोल में प्रिंट तो होगा। क्या चीज़ प्रिंट होगा? क्या चीज़? तेज बोलो। रिजल्ट नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाओ जल्दी से बताओ। ये कंसोल के बाद बना लूँ रिजल्ट नाम का वेरिएबल? बना लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। रिजल्ट क्या करूँ अब? अच्छा जो भी इसमें होगा उसको हम कंसोल कर देंगे। इसमें जो चीज़ आनी है वो कहाँ से आनी है? यूज़र से तो हमने यहाँ लिया हुआ है ना। नहीं, मुझे बताओ ये वाली एग्जांपल आपने कब और कहाँ देखी थी जो आपने याद किया हुआ है? रिजल्ट वाला कौन से बैच की हो? बैच 19। अच्छा ये सेम एग्जांपल की थी आपने, लेकिन आपने गलती कर ली ना, कोड को याद कर लिया। गलती हो गई ना, ये है मालिक, गलती हो गई। अच्छा खैर अभी बैठो। अच्छा देखो यहाँ पे सिंपल देखो, सही है रिजल्ट से भी काम बनेगा, लेकिन वो बेसिकली अगर हम कोड को याद कर लेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी देखो यूज़र से हम जो हमने इनपुट लिया वो इस वेरिएबल में, दूसरा हमने लिया इस वेरिएबल में, तीसरा जो ऑपरेटर हमने पूछा था वो इधर है। बेसिकली जो हमें कंडीशन बनानी है ना कि अगर उसने प्लस दिया तो ये चल जाए, माइनस दिया तो ये चल जाए, मल्टीप्लाई दिया तो ये, डिवाइड दिया तो ये। तो बेसिकली ये जो कंडीशन बनानी है ऑपरेटर के बिहाफ पे बनानी है, सही है। अगर ऑपरेटर उसने प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे ट्रू बन जाएगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे सिंपल कॉल हो जाना चाहिए हमारा ऐड वाला फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपल मैं ऐड को कॉल करा देता हूँ। अब ये बेसिकली मुझसे क्या मांग रहा है भाई? ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊँ? ये तो यूज़र देगा।
तो सिंपल यहाँ पे इनपुट 1 कॉमा इनपुट 2। ऑब्वियस सी बात है, लॉग तो हमने कहीं भी नहीं कराया, तो इसको मैं लॉग में उठा के रख दूंगा। बात समझ में आई? पहले टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। रिफ्रेश मैंने किया, ओके ओके और प्लस ओके, और यहाँ पे आ गया 4। और ये पहला वाला लॉग मैंने बंद नहीं किया था, इसको भी कर देते हैं बंद। सही है, अभी ये पहला काम तो सही चल रहा है ना। अभी यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करते हैं वैल्यूज़ को चेंज करके। अच्छा, इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन किधर से आ गया भाई? रिफ्रेश, इसको मैं करता हूँ 5, इसको भी मैंने किया 10, और यहाँ पे प्लस रहने देते हैं क्योंकि काम ही अभी हमने प्लस वाला किया हुआ है। तो यहाँ पे आ गया 15। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी ऑपरेटर चेंज होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल एल्सिफ नहीं बने हुए और ना ही एल्स बना हुआ है। अब मुझे कौन बता सकता है कि आगे क्या करना चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल सही है, एल्सिफ लगेगा। तो अब तो कुछ भी नहीं होगा ना, अब तो कॉपी पेस्ट ही चलेगा। सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्या लगा दूंगा? एल्सिफ। लॉजिक तो एक ही दफ़ा बनती है, फिर क्या चलता है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पे सिंपल मैं माइनस करूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपल मैं ऐड की जगह कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, और ये मल्टीप्लाई है तो मुझे इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और एक दफ़ा और मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, डिवाइड। और यहाँ पे जो उस फंक्शन का नाम हमने रखा हुआ है डिव रखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक एल्स भी लगा देते हैं कि अगर किसी यूज़र ने जो है ना, यूज़र तो यूज़र है, वो तो कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पे उसको हम दिखा देंगे इनवैलिड ऑपरेटर या इस तरह का कुछ, बस इनवैलिड ही दिखा देते हैं। सही है, ज़्यादा पंचायत पे नहीं जाना, इनवैलिड जैसे हम इसको दिखा देंगे। अभी मुझे बताएं कि ये वाला कोड आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी जस्ट हमने लॉजिक एक ही इसमें बनाई थी इफ़ में, बाकी सारा हमने कॉपी पेस्ट करके सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। सही है। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है, डिव और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और ऐड। इसका मतलब सारा काम प्रॉपर चलना चाहिए। देखते हैं चल भी रहा है नहीं। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 12 और मैं 12 कर दूँगा और मैं इसको माइनस करूँगा, तो यहाँ पे क्या आया? 0 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 20 और मैंने 2 लिखा हुआ है और मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया? 40 आ गया। सही है। और इसी तरह से अगर मैं 5 और यहाँ पे कर दूँ डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे और भी काम किया जा सकता है। अभी तो ये एक दफ़ा चल रहा है, बंद हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये चलता ही रहे, तो आप लोग क्या करोगे? हाँ भाई, क्या होना चाहिए इसके लिए? इधर से मुझे कोई बताए, बैच 18 में से कोई भी मुझे बता दें क्या करना चाहिए इसके लिए। हाँ, बेसिकली यहाँ पे ये कोड जो है ना, बेसिकली ये आंसर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोबारा से मुझसे यूज़र इनपुट वगैरह पूछते चला जाए, दोबारा से वो शुरू से कोड चलते रहे। हाँ, लूप लगेगा इसके लिए। सही है। अच्छा, इसके लिए फॉर लूप से भी काम बन जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने वाइल नहीं पढ़ा हुआ है और बैच 18 वालों को मैंने वाइल पढ़ाया था, तो ये वाला काम वाइल लूप से बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली वाइल लूप के ज़रिए जो है ना, आप इसको बताते रहोगे। आप यहाँ पे कोई कंडीशन भी लगा सकते हो। अगर उसने मल्टीप्लाई के अलावा सारा किया हुआ है ना, तो बार बार ओपन होते रहेगा। जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो लूप एंड हो जाएगा। तो ये वाली कहानी भी वाइल से बड़े आसानी से हो जाएगी। तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस करना, और जिन्होंने वाइल नहीं पढ़ा फॉर से जाके लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये घर पे जाके एक दफ़ा फॉर से कर लिया ना, बैगर देखिए सारा कोड किया, ये सब कुछ आपको जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना है आपने, कभी भी गलती नहीं करनी कि इसको याद कर लो। आप फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे अगर आपने सब चीज़ को याद कर लिया। सिंपल देखो, अब जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया हुआ है, ए प्लस बी भी तो हो सकता था, इनपुट 1 और यहीं पे प्लस कर देते हैं, काम तो वही था। यहीं पे हम माइनस कर देते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या ये काम नहीं चलता? बिल्कुल चल जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमने 2-3 टॉपिक्स कवर करने थे, फंक्शंस का भी टॉपिक कवर करना था, तो इस वजह से ये वाला काम मैंने फंक्शन के अंदर किया हुआ और सिंपल मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। सही है। अगर मुझे कल को भी कहीं ऐड कराना होगा ना, तो एक फंक्शन बना हुआ है सिंपल, मैं उसको क्या कर सकता हूँ?
यूज़ कर सकता हूँ। ये बेसिकली फंक्शन का फ़ायदा होता है। मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल? टास्क कौन सा? हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो है ना, जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझसे इनपुट पूछ रहा है। मैंने लिखा 4 और यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा 4। अब ये पूछ रहा है विच ऑपरेशन डू यू वांट। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस करवा दूँ ना, प्लस करवा दूँ, ओके करूँ, ये मुझे रिजल्ट दे और उसके बाद दोबारा से ये वो दोबारा मुझसे पूछने लग जाए विच ऑपरेशन डू यू, वो जो भी पूछ रहा था, पहला नंबर दो, दूसरा दो। अगर इन केस मैंने लास्ट वाला काम किया हुआ है ना, या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, या आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे ओके ओके मैं करता हूँ इसको, पहले ओके ओके, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होगा 0 का। अगर यूज़र ने 0 किया इसका मतलब वो बाहर आना चाहता है लूप से, सही है। अगर यूज़र ने 0 किया तो बेसिकली यहाँ से वो लूप से बाहर आ जाएगा। अगर उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ से उसने मांग लिया तो रिजल्ट भी आएगा, लेकिन ये कोड दोबारा चल जाएगा, सही है। बार बार हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना दोबारा से लाने के लिए, तो ये वाला काम ना करना पड़े, सही है। तो ये वाली प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। जिन्होंने फॉर लूप पढ़ा है वो फॉर से करें, जिन्होंने वाइल पढ़ा है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वाइल से तो ये काम यूँ हो जाएगा, सही है। तो सिंपल अगर आप लोग फॉर से कर लोगे तो थोड़ा जो है ना मुश्किल आपको आएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस फॉर की भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, फंक्शन लोकल वेज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि वेरिएबल पता है आप लोगों को क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी मुझे एक स्टूडेंट बता दे। डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, मीन्स मेमोरी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इन सब कोड को मैंने कर दिया कमेंट, थोड़ी देर के लिए मैंने कमेंट किया। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल a इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू मैं स्टोर कर दूँगा 2। कोई मसले की बात? अभी सिंपल मैं लॉग करवा सकता हूँ ना इसे को, कोई टेंशन? सही। अब सिंपल मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, मैंने एक बनाया फंक्शन और इस फंक्शन का नाम मैं रख दूँगा जस्ट प्रिंट। इस फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। और सिंपल इसका सेंटेक्स कंप्लीट करते हुए मैंने लॉग करवा दिया a को, और ये वाला लॉग मुझे नहीं चाहिए। क्या मिलना चाहिए अभी? कुछ भी नहीं, या 2 मिलना चाहिए। अच्छा, फंक्शन अभी हमने कॉल नहीं किया ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो प्रिंट कर लेते हैं। अब फंक्शन कॉल भी हो गया, क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। देखते हैं, अभी देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, क्या मिल रहा है भाई? 2 मिल रहा है। नॉर्मल सी चीज़ है ना कि बेसिकली एक वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिकली एक और मैं इस वेरिएबल को यूज़ करता हूँ, मैं एक और लॉग लगाने वाला हूँ, लेकिन ये वाला लॉग मैं फंक्शन के बाहर लगाऊंगा, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे आप चेक करो कि दोनों जगह पे 2 2 आपको मिल चुका है। अब बेसिकली ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका एक्सिस फंक्शन के अंदर भी है और फंक्शन के बाहर भी। तो क्या मैं इसको ग्लोबल कह सकता हूँ? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इस वेरिएबल का एक्सिस इस पूरी फाइल के अंदर है, सही है। इस वेरिएबल का एक्सिस इस फंक्शन के अंदर भी है, इस फंक्शन के बाहर भी है, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी वेरिएबल को मैंने उठाया और फंक्शन के अंदर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले लॉग को मैं इस प्रिंट के बाद चलाऊँगा, कोई मसले की बात? अब मैं सिंपल आगे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, पहले वाले में तो 2 मिल गया, पहले वाले में कोई मसला हमारे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो पहला वाला 2 मिल रहा है ना, वो इस प्रिंट की वजह से मिल रहा होगा। प्रिंट ने लॉग कर दिया a को, और a नाम का वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, लेकिन इसको a नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल आपने बनाया है अब ये लोकल वेरिएबल बन चुका है। सिंपल सी डेफिनेशन सुन लो, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना हुआ है वो लोकल वेरिएबल है, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बना हुआ है वो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस फंक्शन के अंदर भी होता है, फंक्शन के बाहर भी होता है। लोकल वेरिएबल का एक्सेस सिर्फ उसी फंक्शन में है जिस फंक्शन के अंदर वो बना हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ भाई, क्या चीज़? हाँ, CSS के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ग्लोबल और लोकल वाला कॉन्सेप्ट, वो जो बेसिकली हम थीम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें। हाँ भाई अरमान। हाँ
मैं आपको फॉर को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ ना, सिंटैक्स देखो, फॉर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, वेरिएबल इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर थोड़ी बनता है, बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज़ और, ये बेसिकली जो ना ये लेट वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, अभी हम यूज़ कर रहे हैं वार का, सही है। मैंने एक टर्म यूज़ किया कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, फॉर कोई फंक्शन थोड़ी है, इफ़ का स्टेटमेंट कोई फंक्शन थोड़ी है। देखो ये फंक्शन है ना प्रिंट का, बात समझ में आ रही है। फॉर जो आप लिख रहे हो ना वो एक स्टेटमेंट है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ये फंक्शन थोड़ी है, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाली चीज़ें चलती हैं। अगर यहाँ पे भी आप लेट वगैरह की तरफ आओगे ना तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अभी फ़िलहाल हम वार की सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, जो फंक्शन के बाहर है वो ग्लोबल वेरिएबल है, सही है भाई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, अभी आपकी एथिक्स की क्लास होगी, किसी ने भी जो है ना आपस में बात नहीं करना और कोई भी उठकर जाएगा नहीं क्लास के दरमियान, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। असाइनमेंट आपका फ्राइडे है लास्ट डेट।